नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के एक महान युग के बारे में, गुप्त वंश के उदय और पतन की कहानी। ये वो दौर था जब भारत ने कला, विज्ञान, साहित्य और स्थापत्य में अपनी चरम सीमा पर पहुंच बनाई। एक ऐसे साम्राज्य की कहानी जिसका प्रभाव आज भी हमारी संस्कृति में देखा जा सकता है। तैयार हैं आप इस सफर के लिए? तीसरी शताब्दी के आसपास जब भारत पर कई छोटे छोटे राज्यों का राज था, तब उत्तर भारत में एक नई शक्ति का उदय हो रहा था, गुप्त वंश। यह वह समय था जब भारत के विभिन्न हिस्सों में कई छोटे छोटे राज्य और राजवंश अपनी पहचान बना रहे थे। इन छोटे राज्यों के बीच गुप्त वंश ने धीरे धीरे अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाना शुरू किया। इस वंश के संस्थापक थे महाराजा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने अपने कुशल नेतृत्व और दूरदर्शिता से इस वंश की नींव रखी। उनके शासनकाल के दौरान गुप्त वंश ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया और एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। उनके बारे में ज्यादा जानकारी तो इतिहास के पन्नों में नहीं मिलती, लेकिन उन्होंने जो नींव रखी, उस पर उनके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ी की। श्री गुप्त के समय में गुप्त वंश ने अपनी पहचान बनानी शुरू की और उनके उत्तराधिकारियों ने इस नींव पर एक मजबूत और विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किया। श्री गुप्त के बाद आए घटोत्कच, जिन्होंने अपने पिताजी के सपनों को आगे बढ़ाया। घटोत्कच ने अपने पिता के द्वारा स्थापित नींव को और मजबूत किया और गुप्त वंश को एक नई दिशा दी। उनके शासनकाल में गुप्त वंश ने अपनी सीमाओं का और विस्तार किया और अपनी शक्ति को और मजबूत किया। लेकिन इस वंश को असली पहचान मिली चंद्रगुप्त प्रथम से। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया और इसे एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। उनके शासनकाल में गुप्त वंश ने अपनी सीमाओं का और विस्तार किया और अपनी शक्ति को और मजबूत किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की स्थापना की और उन्होंने अपने प्रशासन से एक मजबूत आधार दिया। उनके शासनकाल में गुप्त वंश ने अपनी सीमाओं का और विस्तार किया और अपनी शक्ति को और मजबूत किया। उन्होंने अपने कुशल प्रशासन और दूरदर्शिता से गुप्त वंश को एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। उन्होंने लिच्छवी राजघराने में विवाह करके अपने राज्य को और मजबूत बनाया और अपने लिए महाराजाधिराज की उपाधि देना शुरू किया। इस विवाह से गुप्त वंश को एक नई पहचान मिली और उनकी शक्ति और प्रभाव में वृद्धि हुई। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सुधार किए और गुप्त वंश को एक मजबूत और स्थिर प्रशासनिक ढांचा प्रदान किया। चंद्रगुप्त प्रथम का राज सिर्फ एक शुरुआत थी। उनके शासनकाल में गुप्त वंश ने अपनी सीमाओं का और विस्तार किया और अपनी शक्ति को और मजबूत किया। उनके बाद आए उनके पुत्र समुद्रगुप्त, जिन्होंने इस वंश को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। उनके बाद आए उनके पुत्र समुद्रगुप्त, जिन्होंने इस वंश को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। समुद्रगुप्त ने अपने पिता के द्वारा स्थापित नींव को और मजबूत किया और गुप्त वंश को एक नई दिशा दी। उनके शासनकाल में गुप्त वंश ने अपनी सीमाओं का और विस्तार किया और अपनी शक्ति को और मजबूत किया। आइए अब हम समुद्रगुप्त के शासनकाल और उनकी विजयी यात्रा के बारे में जानते हैं। समुद्रगुप्त के शासनकाल में गुप्त वंश ने अपनी सीमाओं का और विस्तार किया और अपनी शक्ति को और मजबूत किया। उनके शासनकाल में गुप्त वंश ने कई महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की और एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित हुआ। समुद्रगुप्त एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, जिसके आगे भारत का नेपोलियन की उपाधि लगती है। यह उपाधि उनके अद्वितीय साहस और युद्ध कौशल के कारण दी गई। क्या आप जानते हैं कि उन्हें यह उपाधि क्यों दी गई? यह उपाधि उनके अद्वितीय साहस, रणनीति और विजयों के लिए दी गई थी। उनकी वीरता, रणनीति और विजयों के लिए। समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में अनेक युद्ध लड़े और हर युद्ध में विजयी हुए। समुद्रगुप्त एक महापराक्रमी राजा थे, जिन्होंने अपने साम्राज्य को उत्तर से दक्षिण तक फैला दिया। उनके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया और एक विशाल साम्राज्य का रूप धारण किया।
उन्होंने अपने साम्राज्य को उत्तर से दक्षिण तक फैला दिया। उनके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया और एक विशाल साम्राज्य का रूप धारण किया। उन्होंने अपने शासनकाल में अनेक युद्ध लड़े और हर युद्ध में विजयी हुए। उनकी सैन्य शक्ति और रणनीति ने उन्हें अजेय बना दिया और हर युद्ध में विजयी हुए। उनकी विजयी यात्रा का वर्णन इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलता है, जिससे हम उनकी सैन्य शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। उनकी विजयी यात्रा का वर्णन इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलता है, जिससे हम उनकी सैन्य शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। यह प्रशस्ति उनके अद्वितीय साहस और युद्ध कौशल का प्रमाण है, जिससे हम उनकी सैन्य शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। समुद्रगुप्त ने न सिर्फ अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि उन्होंने कला और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। समुद्रगुप्त ने न सिर्फ अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि उन्होंने कला और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य ने कला, साहित्य और विज्ञान में भी महत्वपूर्ण प्रगति की, बल्कि उन्होंने कला और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। उनके दरबार में नवरत्न सजे रहते थे, जिनमें से कालिदास जैसे महाकवि भी शामिल थे। उनके दरबार में नवरत्न सजे रहते थे, जिनमें से कालिदास जैसे महाकवि भी शामिल थे। समुद्रगुप्त खुद भी एक कुशल वीणा वादक थे और उन्हें कविराज के नाम से भी जाना जाता था, जिनमें से कालिदास जैसे महाकवि भी शामिल थे। समुद्रगुप्त खुद भी एक कुशल वीणा वादक थे और उन्हें कविराज के नाम से भी जाना जाता था। समुद्रगुप्त खुद भी एक कुशल वीणा वादक थे और उन्हें कविराज के नाम से भी जाना जाता था। उनके शासनकाल में कला और संगीत का विशेष महत्व था और उन्हें कविराज के नाम से भी जाना जाता था। ऐसे महान सम्राट ने अपने पिता के सपनों को पूरा किया और गुप्त वंश को एक नई शान दिलाई। ऐसे महान सम्राट ने अपने पिता के सपनों को पूरा किया और गुप्त वंश को एक नई शान दिलाई। उनके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया और एक विशाल साम्राज्य का रूप धारण किया और गुप्त वंश को एक नई शान दिलाई। समुद्रगुप्त का शासनकाल भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है, जो हमें उनकी वीरता, कला और संस्कृति के प्रति उनके योगदान की याद दिलाता है। समुद्रगुप्त के बाद आए उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय, जो विक्रमादित्य के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उनका शासनकाल गुप्त वंश का स्वर्णिम युग माना जाता है। इस युग में कला, विज्ञान और संस्कृति ने अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय, जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने कला और विज्ञान को बढ़ावा दिया। उनके शासन में कलाकारों और वैज्ञानिकों को विशेष प्रोत्साहन मिला। उनके दरबार में नवरत्न विराजमान थे, जिनमें से कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे विद्वान शामिल थे। ये विद्वान अपने अपने क्षेत्रों में अद्वितीय थे और उन्होंने भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया। इस दौरान साहित्य, कला, विज्ञान और ज्योतिष अपने चरम पर थे। कालिदास की रचनाएं, आर्यभट्ट के गणितीय और खगोलीय सिद्धांत और वराहमिहिर की ज्योतिष विद्या ने इस युग को विशेष बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराकर पश्चिमी भारत को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस विजय ने गुप्त साम्राज्य की सीमाओं को और विस्तारित किया और उनकी शक्ति को और मजबूत किया। उन्होंने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया, जिससे वाणिज्य और व्यापार को प्रोत्साहन मिला। उज्जैन उस समय का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही चीनी यात्री फाहियान भारत आया था और उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में गुप्त साम्राज्य की समृद्धि और शान का वर्णन किया है। फाहियान ने गुप्त साम्राज्य की न्याय व्यवस्था, सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक धरोहर की भी प्रशंसा की। उनका शासनकाल सुशासन, समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष का प्रतीक माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के नेतृत्व में गुप्त साम्राज्य ने न केवल राजनीतिक स्थिरता प्राप्त की, बल्कि सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उनका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा। कुमारगुप्त प्रथम ने अपने पिता के साम्राज्य को और मजबूत बनाया और नए शिक्षा केंद्रों की स्थापना की। उन्होंने अपने लंबे शासनकाल में गुप्त साम्राज्य की सीमाओं को और मजबूत किया।
उनके शासन में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो बाद में बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्रों में से एक बना। कुमारगुप्त प्रथम को अश्वमेध यज्ञ करने वाला अंतिम गुप्त शासक माना जाता है। ये उनकी शक्ति और प्रभुत्व का प्रतीक था। हालांकि उनके शासन के अंत में पुष्यमित्र नामक एक शासक ने गुप्त साम्राज्य को चुनौती दी और कुछ समय के लिए गुप्त शक्ति कमजोर पड़ गई। कुमारगुप्त प्रथम के बाद उनका पुत्र स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठा। यह वह समय था जब मध्य एशिया से आए हूणों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण का सामना किया, लेकिन उनके बाद के शासक इतने सक्षम नहीं थे। स्कंदगुप्त ने अपनी वीरता और रणनीति से हूणों को पराजित किया और गुप्त साम्राज्य की रक्षा की। हालांकि लगातार हो रहे हूण आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य को कमजोर कर दिया था। इसके अलावा आंतरिक कलह और कमजोर उत्तराधिकारियों ने भी साम्राज्य को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया। स्कंदगुप्त के बाद आए शासक हूणों और अन्य आंतरिक चुनौतियों का सामना नहीं कर पाए और धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। गुप्त वंश के पतन के कारण थे आंतरिक विभाजन, आर्थिक संकट और बाहरी आक्रमण। 6ठी शताब्दी तक आते आते गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। इसके कई कारण थे, जैसे कि लगातार हो रहे बाहरी आक्रमण, कमजोर होता प्रशासन, आर्थिक तंगी और आंतरिक कलह। हालांकि गुप्त वंश का पतन भारतीय इतिहास के एक युग का अंत नहीं था, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है। इस काल में कला, संस्कृति, विज्ञान और साहित्य अपने चरम पर थे। आज भी हम गुप्त काल की भव्यता और उत्कृष्टता के नमूने देख सकते हैं। ये थी गुप्त वंश की कहानी, जो भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उनका शासनकाल भारत के लिए एक स्वर्णिम युग था, जिसने हमें अनेक उपलब्धियां दी। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।